हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। देखो, आपकी एजुकेशन है जिसका नाम है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। इस एजुकेशन का आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाने वाली हूँ और पूरे ही क्वेश्चन पेपर जो है उसका डिटेल में आपको आंसर के साथ में पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप जो मोर वीडियोस हो मेरी सभी को देख पाएँ और अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। देखिए, आपको ये पेपर देखना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप सोल के स्टूडेंट हैं तो सोल में मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं पिछले ईयर के ही। तो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ ताकि अगर आपके इस साल भी क्वेश्चन रिपीट हों तो आपको पता चल जाए कि किस तरह से आंसर लिखना है। चलिए इसको देख लेते हैं कि किस तरह से आपका ये पूरा ही क्वेश्चन पेपर दे रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है या तो आप अंग्रेजी या फिर हिंदी दोनों में से एक लैंग्वेज में दे सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन है यानी टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 में से आपको सिर्फ 4 आंसर देने हैं यानी 4 प्रश्न आपको करने हैं और चारों के ही जो अंक होंगे वो बराबर होंगे। तो आप 6 में से कोई भी 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको 6 के आंसर बताने वाली हूँ यानी 6 के 6 आंसर मैं आपको बता दूंगी। चलिए देखेंगे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने भारत में शिक्षा प्रणाली को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी भूमिका और पहल पर चर्चा कीजिए। यानी जो ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले थे उन्होंने किस तरह से जो शिक्षा प्रणाली है उसको बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये आपको बताना है। और उसकी भूमिका पर, इन दोनों की जो भूमिका थी उस पर आपको चर्चा करनी है। देखिए, ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं शिक्षा की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ आपको ये फर्स्ट इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखा है, फिर हिंदी में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे कि आप हिंदी में देख सकते हैं, मानव विकास सूचकांक और लिंग विकास सूचकांक और भारत में शिक्षा क्षेत्र के लिए इसकी प्रासंगिकता के संबंध में विभिन्न मापदंडों की व्याख्या कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में मानव विकास सूचकांक और लिंग विकास सूचकांक क्या होते हैं ये आपको बताना है और ये जो शिक्षा है उसके संबंध में किस तरह से एक मापदंड का काम करते हैं ये आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विशेष रूप से स्कूल स्तर पर शिक्षा प्रदान करने में पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय निकायों के महत्व और भूमिका की आलोचना कीजिए। यानी जो विशेष रूप से हम पंचायती राज व्यवस्था और जो हमारे स्थानीय निकाय होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि वो किस तरह से जो हमारी एजुकेशन है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए फिर हम देख लेते हैं वन बाय वन। पहले हम इन तीनों क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। यानी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था, ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने भारत में शिक्षा प्रणाली को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किस तरह से हमें ये चर्चा करनी थी। चलिए फिर देख लेते हैं। पहले हम सबसे पहले देखेंगे ज्योतिबा फुले को। ज्योतिबा फुले जो है वो किस तरह से एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं इंट्रो में, ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 में पुणे के माली जाति के एक शुद्ध परिवार में हुआ था। 1848 में एक ब्राह्मण मित्र की शादी में शामिल होने उनका जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। फुले एक रूढ़िवादी शादी में बारात का हिस्सा बने, लेकिन बाद में उनके मित्र के अभिभावकों ने उन्हें फटकार और अपमानित किया। उन्होंने कहा कि फुले निम्न जाति के हैं, इसलिए उन्हें इन रिवाजों से दूर रहना चाहिए। यानी देखिए, जो ज्योतिबा फुले हैं वो एक निम्न जाति के व्यक्ति थे, निम्न जाति में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनका एक फ्रेंड था जो कि ब्राह्मण था। ठीक है, तो वो अपनी फ्रेंड की शादी में जाते हैं। जब उनके फ्रेंड की शादी हो रही होती है तो वो उनको भी इनवाइट करते हैं, तो वो उनकी शादी में जाते हैं और वहाँ कुछ लोगों को पता चलता है कि वो निम्न जाति के हैं। तो उनके जो ज्योतिबा फुले के जो फ्रेंड थे, उनके जो अभिभावक यानी जो भी उनके रिलेटिव थे, वो सभी ज्योतिबा फुले को डांटते हैं और फटकार लगाते हैं और उनकी बेइज्जती करते हैं कि तुम निम्न जाति के हो, इन सारे रीति रिवाजों से दूर रहो, तुम इन रीति रिवाजों में शामिल नहीं हो सकती क्योंकि तुम निम्न जाति के हो। ठीक है, इस घटना से फुले का जातिवाद में निहित अन्याय का भाव हुआ और उन्हें यह एहसास हुआ कि निराशयता से चलते शूद्र बर्बाद होते हैं। यानी देखिए, इस घटना के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि किस तरह से जो शूद्र हैं वो बर्बाद हैं, वो भी सिर्फ इसकी वजह से क्योंकि वो नीचे जाति के हैं। तो इसके खिलाफ उन्होंने फिर उसके बाद में आवाज़ उठानी शुरू की और उन्होंने हर तरह से पतन का सामना करना पड़ा। इस कारण से उन्होंने यह विचार किया कि इन समस्याओं का समाधान केवल शिक्षा से ही संभव हो सकता है। यानी इसके बाद में उन्हें एहसास हुआ कि अगर हम इन सभी से ऊपर उठना चाहते हैं, इन समस्याओं को समाधान करना चाहते हैं, तो हमें लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें इन सब से ऊपर उठा सकती है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप और लिख सकते हैं, फुले ने शुद्ध
महिलाओं और शिक्षा से वंचित शोषित समुदायों के लिए काम करना शुरू किया। 1848 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। और फिर ज्योतिबा फुले जो हैं उन्होंने महिलाओं के लिए और जो शूद्र लोग होते हैं और जो शिक्षा से वंचित समुदाय होते हैं उनके लिए काम करना शुरू किया। और 1848 में पुणे में उन्होंने महिलाओं के लिए एक स्कूल की स्थापना की। यह उस समय की रूढ़िवादी सोच के खिलाफ एक बड़ा कदम था। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने समाज में सुधार के लिए अथक प्रयास किया। सावित्रीबाई फुले ने भी कविताओं के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया। यानी ज्योतिबा फुले तो ये कार्य करते ही थे, साथ में उनकी वाइफ जो थी सावित्रीबाई फुले वो भी समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करती थी। अपनी जो कविताएं हैं उनके माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का कार्य करती थी। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, फुले का जीवन कई नेताओं के लिए प्रेरणादायक रहा। जातिवाद और मूर्ति पूजा का खंडन किया और समाज में समानता के लिए लड़ाई लड़ी। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। उनके विचार और कार्य आधुनिक भारत में भी प्रासंगिक हैं। फुले ने शिक्षा को सवाल जवाब, आलोचनाओं और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बनाया, न कि केवल सूचना के संचार का। यानी इनका मानना था कि जो शिक्षा होती है वो सिर्फ हमारी सूचना का माध्यम नहीं होती, बल्कि जो हमारे सवाल जवाब होते हैं, आलोचना होती हैं, विचार होते हैं, उनके आदान प्रदान का भी माध्यम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे ज्योतिबा फुले के कुछ प्रमुख कृतियां, यानी जो ज्योतिबा फुले द्वारा कुछ प्रमुख कृतियां लिखी गई हैं। पहला है हमारा त्रित रतन और दूसरा है हमारा गुलाबगिरी, तीसरा हमारा किसान का कोड़ा। ये सभी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, इनके बारे में आगे आप इसमें लिख सकते हैं। उनका जीवन और कार्य भारतीय समाज में शिक्षा और समानता के महत्व को उजागर करता है। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भी उनके साथ इस मिशन में शामिल थीं और दोनों ने मिलकर समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी दोनों ने ही मिलकर समाज में सुधारने और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सावित्रीबाई फुले को। ठीक है, अभी हमने देखा ज्योतिबा फुले के बारे में, यानी इनके हस्बैंड के बारे में। अब हम इनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले के बारे में जानेंगे। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। वह भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री थी। उन्होंने अपने जीवन को शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए समर्पित किया। सावित्रीबाई का योगदान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। उनमें विशेषकर महिला और दलितों के शिक्षा क्षेत्र में सुधार शामिल है। यानी देखिए जो सावित्रीबाई फुले हैं उन्होंने भी अपने हस्बैंड की तरह बहुत ज़्यादा योगदान दिया समाज सुधार में और जो महिला शिक्षा होती है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि जो महिला शिक्षा है उसको बढ़ाया जा सके, समाज सुधार किया जा सके। और देखिए जो सावित्रीबाई फुले थी उनको भी घर में इतनी परमिशन नहीं थी कि वो जाकर एजुकेशन ग्रहण कर सकें, लेकिन उनके जो भाई थे उन्होंने जो बेसिक चीज़ें थी अपने भाई से सीख ली थी। जो पढ़ना लिखना था, मराठी लैंग्वेज का पढ़ना लिखना, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने भाई से सीख ली थी। और जब उनकी शादी हुई तो जो ज्योतिबा फुले थे वो भी इस चीज़ को बढ़ावा देते थे कि हाँ स्त्रियों को पढ़ना लिखना चाहिए। इसी वजह से वो आगे बढ़ पाई। आगे चल के उन्होंने समाज में भी सुधार किया। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, यानी इनकी जो प्रारंभिक जीवन था वो कैसा था और इनकी शिक्षा कैसी थी। सावित्रीबाई फुले का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। उनका विवाह ज्योतिबा फुले से हुआ था। उन्होंने उन्हें शिक्षित किया और समाज सेवा की दिशा में प्रेरित किया। सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले ने मिलकर 1848 में पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। इस विद्यालय में सावित्रीबाई फुले ने स्वयं शिक्षक के रूप में कार्य किया। यानी जब ज्योतिबा फुले ने 1848 में पुणे में एक बालिका विद्यालय खोला था तो उस टाइम पे जो वहाँ की टीचर थी वो सावित्रीबाई फुले ही वहाँ की टीचर बनी थी। ठीक है, अब हम देखेंगे शैक्षणिक योगदान कि इनका जो शैक्षणिक योगदान था वो कैसा था। चलिए देख लेते हैं। सावित्रीबाई फुले ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए कई विद्यालयों की स्थापना की। वह अपनी शैक्षणिक विधियों में आधुनिक और प्रासंगिक विचारों का समावेशी करती थी। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। और दोनों ही हस्बैंड वाइफ का ये मानना था कि अगर शिक्षित हो जाएंगे लोग तो समाज में परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए इन दोनों ने समाज में जो शिक्षा है उसको बढ़ाने का प्रयास किया था ताकि समाज में परिवर्तन आ सके। ठीक है, अब हम देखेंगे इन दोनों के जो प्रयास थे, यानी सामाजिक सुधार, किस तरह से सामाजिक सुधार पे इन्होंने प्रयास किए उसको देख लेते हैं।
सावित्रीबाई फूले ने विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा के उन्मूलन के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने विधवा महिलाओं के लिए आश्रम स्थल खोले और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रेरित किया। ठीक है, यानी जो सावित्रीबाई फूले थी उन्होंने विधवाओं के लिए, जो विधवा होती थी और सती प्रथा होती थी, उनके लिए एक संघर्ष किया और जो विधवाएं होती थी उनके लिए आश्रम भी स्थापित किए थे। अब हम देखेंगे कविताएं और साहित्य योगदान, यानी जो इनकी कविताएं हैं और साहित्य योगदान है। सावित्रीबाई फूले एक कुशल कवित्री भी थी। उनकी कविताएं सामाजिक मुद्दों और स्त्री शिक्षा के महत्व पर केंद्रित थी। उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। चलिए अब इनके हम प्रमुख काव्य संग्रहों को देख लेते हैं कि कौन कौन से इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं काव्य फूले। इस संग्रह में उनकी कविताओं का संकलन है जिसमें उन्होंने सामाजिक सुधार के संदर्भ दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 52 काशी सुधार रत्नाकर, जो कि इन्होंने लिखा था 1892 में। इस काव्य संग्रह में भी सामाजिक सुधार पर कविताएं शामिल हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके अन्य जो योगदान थे। चलिए अब हम इनके अन्य योगदान देख लेते हैं। सावित्रीबाई फूले ने 1854 में विधवाओं के बच्चों के लिए घर की स्थापना की और 1868 में अछूतों के लिए अपने कुएं को खोल दिया। उन्होंने 1867 में प्लेग महामारी के दौरान रोगियों का उपचार भी किया। सावित्रीबाई फूले का जीवन और कार्य आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अपने समाज सेवा और कार्यों के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि शिक्षा और सामाजिक सुधार के माध्यम से समाज में वास्तविक परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी देखिए इन्होंने कितने बड़े बड़े कार्य किए। जो विधवाओं के बच्चे होते थे उनके लिए घर बनाए और जो अछूत होते थे उनके कुएं को खोल दिया कि हाँ वहां से कोई भी पानी ले सकता है। जब प्लेग महामारी आई थी तो रोगियों के जो उपचार होता था वो उन्होंने किया। तो इनके जितने भी कार्य हैं वो अभी भी प्रेरणा के दायक हैं, यानी प्रेरणा हमें देते हैं कि हाँ हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा मानव विकास सूचकांक और लिंग विकास सूचकांक और भारत में शिक्षा क्षेत्र के लिए किसी प्रासंगिकता के माध्यम से विभिन्न मापदंडों की व्याख्या कीजिए। यानी हमें मानव विकास सूचकांक और लिंग विकास सूचकांक के बारे में बताना है कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है और लिंग विकास सूचकांक क्या होता है और भारत में इसकी शिक्षा को ये किस तरह से प्रेरित करता है। ये इसके जो मापदंड हैं उनके बारे में हमें बताना है। चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं मानव विकास सूचकांक, यानी जो मानव विकास सूचकांक है उसको हम HDI के नाम से जानते हैं और जो लिंग विकास सूचकांक होता है GDI के नाम से जानते हैं। दोनों महत्वपूर्ण मापदंड हैं जिसके द्वारा किसी देश की सामाजिक और आर्थिक विकास को मापा जाता है। यानी देखिए ये जो दोनों ही सूचकांक है ये किसी भी देश की जो सामाजिक और आर्थिक विकास होता है उसको मापने का कार्य करते हैं। यह सूचकांक विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी ये दोनों ही सूचकांक जो होते हैं वो किसी भी व्यक्ति या किसी भी जो देश है उसके जो जीवन स्तर है और जो स्वास्थ्य है उसको केंद्र में रखने का प्रयास करते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे और विकास के इन पहलुओं और लैंगिक समानताओं का मूल्यांकन करते हैं। भारत में शिक्षा के क्षेत्र के लिए यह सूचकांक अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि ये संकेत देते हैं कि किस प्रकार की शिक्षा नीतियां और सुधार की आवश्यकता है ताकि सामाजिक प्रगति हो सके और लिंग समानताओं को बढ़ाया जा सके। यानी ये सूचकांक जो है वो समाज को सुधारने का प्रयास करते हैं और जो लिंग समानताएं होती हैं उनको बढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि जो समाज है उसमें समानताएं ला सकें। ठीक है, अब हम देखेंगे मानव विकास सूचकांक यानी HDI क्या होता है। चलिए मानव विकास सूचकांक को देख लेते हैं। HDI को मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा तैयार किया गया एक समग्र सूचकांक है जिसका उद्देश्य किसी देश की जनसंख्या की स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर की स्थिति का मूल्यांकन करना है। यानी ये जो है ये एक तरह से किसी भी देश की जो जनसंख्या उसके होती है उसका स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, उसके जीवन स्तर को मापने का कार्य करता है। HDI का मुख्य 3 मापदंडों पर आधारित होता है और जो HDI होता है वो मुख्य रूप से 3 मापदंडों पर आधारित होता है। अब वो कौन कौन से 3 मापदंड हैं चलिए देख लेते हैं। पहला होता है हमारा जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा जो होती है ये स्वास्थ्य का एक संकेतक होता है जिससे यह मापा जाता है कि औसतन किसी देश में लोगों की जीवन प्रत्याशा कितनी है। यानी ये जीवन प्रत्याशा को मापने का कार्य करता है। नेक्स्ट होता है हमारा शिक्षा स्तर। यह शिक्षा का एक संकेतक है जिसमें औसतन वर्ष की शिक्षा और देश में स्कूल नामांकन दर जैसे मानक शामिल होते हैं। यानी ये देखा जाता है कि कितने जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं और कितने नामांकन होते हैं स्कूल में। नेक्स्ट होता है हमारा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी GNI। यह आर्थिक विकास का एक मापदंड
साधन है जिसमें किसी व्यक्ति के औसत आय को मापने का कार्य किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, एचडीआई में शिक्षा के मापदंड का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यह बताता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी है और इसी वजह से लोगों की क्षमता और जीवन स्तर में किस हद तक सुधार हो सकता है। यानी ये जीवन स्तर को बताने का तो कार्य करता है और किस हद तक सुधार की आवश्यकता है ये भी बताता है। अब हम देखेंगे लिंग विकास सूचकांक यानी जीडीआई। अब जीडीआई को देख लेते हैं। लिंग विकास सूचकांक जीडीआई एचडीआई ही स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के स्तर पर आधारित होता है, लेकिन इसमें विशेष रूप से पुरुष और महिलाओं के बीच अंतर को मापा जाता है। यानी ये भी एक तरह से एचडीआई की तरह ही कार्य करता है, लेकिन ये मेनली जो पुरुष और स्त्री होती हैं उनके बीच के जो अंतर होते हैं उसको मापने का कार्य करता है। एचडीआई ये दर्शाता है कि एक देश में लिंग के आधार पर समानता का स्तर कैसे है, इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अब हम इसके मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं लैंगिक समानताएं। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर को दर्शाता है। यानी ये जो है ये स्त्री और पुरुषों के बीच का जो अंतर है उसको दर्शाने का कार्य करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा में लैंगिक भेदभाव का मूल्यांकन के क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी और उनके औसत शिक्षा वर्ग का आकलन जीडीआई के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं स्वास्थ्य और आय की विभिन्नताएं। एचडीआई में स्वास्थ्य और आय स्तर के आधार पर भी लैंगिक भेदभावों का विश्लेषण किया जाता है। यानी एचडीआई में हम स्वास्थ्य और लैंगिक भेदभावों को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एचडीआई और जीडीआई की प्रासंगिकता। यानी एचडीआई और जीडीआई की क्या प्रासंगिकता है भारत में, अब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। भारत में एचडीआई और जीडीआई के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की संभावना का आकलन किया जा सकता है। विशेषकर निम्नलिखित बिंदुओं पर इन सूचकांकों की प्रासंगिकता है। अब हम इन सभी बिंदुओं को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं शिक्षा में गुणवत्ता और उपलब्धता। एचडीआई में शिक्षा स्तर के मापदंडों, देश के लोगों की शिक्षा गुणवत्ता और विद्यालयों में नामांकन दर की स्थिति को दर्शाता है। इससे सरकार और नीति निर्माताओं को यह जानकारी मिलती है कि किस तरह से शिक्षा नीति बनानी चाहिए ताकि हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके। यानी ये जो है ये हमें ये बताने का कार्य करता है कि किस तरह से नीतियां होनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके और आगे बढ़ सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लैंगिक असमानताओं का एचडीआई शिक्षा क्षेत्र में लैंगिक असमानताओं को मापता है। यह सूचकांक दर्शाता है कि महिला और पुरुषों को शिक्षा में समान अवसर मिल रहे हैं या नहीं। जैसे कि विकासशील देशों में जहां महिला और शिक्षा दर अपेक्षाकृत कम है, एचडीआई के मापदंड से यह आकलन किया जा सकता है कि किस तरह से नीतियों द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी ये देखने का कार्य करता है कि स्त्री और पुरुष के सामने जो स्त्री और पुरुष हैं दोनों के लिए शिक्षा के जो अवसर हैं वो समान है या नहीं है, और नहीं है तो उसको किस तरह से बनाया जाए, इस तरह से ये कार्य करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे असमानताओं की पहचान। यानी ये जो है ये असमानताओं की पहचान करता है। जीडीआई और एचडीआई के माध्यम से शिक्षा न केवल क्षेत्रीय असमानताओं बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर भी असमानताओं की पहचान की जा सकती है। इससे उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा सकता है जहां शिक्षा की पहुंच कम है और जहां सरकारी हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। यानी ये जो है ये भी कार्य करती है जिन क्षेत्रों में एचडीआई और जीडीआई कम है उन पर किस तरह से कार्य किया जा सके, और जहां सरकार की पहुंच कम है उसमें किस तरह से कार्य किया जा सके। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं शिक्षा के माध्यम से प्रचार। एचडीआई और जीडीआई जैसे सूचकांक नीति निर्माताओं को यह बताते हैं कि शिक्षा लोगों के जीवन स्तर में किस हद तक सुधार ला सकती है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार एचडीआई को बढ़ाया जा सकता है। यह लोगों के जीवन स्तर में आय में वृद्धि भी कर सकता है। यानी देखिए ये जो है ये किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस तरह से नीतियां बनाई जाती हैं, और भारत में जो नीतियां हैं वो किस तरह से ये जो है ये जीवन स्तर को भी सुधार सकता है, इस बात पर भी जोर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे महिला और शिक्षा में सुधार के प्रसार। यानी जो महिला हैं उनकी जो शिक्षा है उसमें सुधार के प्रसार देखेंगे। एचडीआई यह स्पष्ट करता है कि यदि महिलाओं को
शिक्षा में समान अवसर मिलते हैं तो वह उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। भारत में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की नीतियां GDI के सूचकांकों के आधार पर बनाई जा सकती हैं। देश में महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित मिल सकता है, यानी इसमें हम देश में जो महिलाएं होती हैं उनके सशक्तिकरण को भी बढ़ता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं मानव विकास सूचकांक यानी HDI और लिंग विकास सूचकांक यानी GDI भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए आवश्यक कारण है। इसके माध्यम से नीति निर्माता उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां शिक्षा के विकास की आवश्यकता है। HDI देश की शिक्षा व्यवस्था को एक संग्रह दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। जब HDI यह सुनिश्चित करते हैं कि लैंगिक समानताओं का मापदंड भी पूरा किया जा सकता है। इन सूचकांकों का सही उपयोग करके शिक्षा क्षेत्र सुधार कर समाज में विभिन्न वर्गों में समान अवसर दिए जा सकते हैं, जिससे भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। आई होप आपको ये निष्कर्ष अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विशेष रूप से स्कूली स्तर पर शिक्षा प्रदान करने पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय निकायों के महत्व और भूमिका की आलोचना कीजिए। यानी इसमें आपको पंचायती राज व्यवस्था जो होती है और जो स्थानीय निकाय होते हैं उनके बारे में बताना था। चलिए देख लेते हैं इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं। पहले हम देखेंगे इसका परिचय। पंचायती राज संस्थाएं भारत में स्थानीय स्वयं शासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और जन सुविधाओं का विस्तार करना है। जिस विशेष रूप से स्कूली स्तर पर शिक्षा प्रदान करने में इन संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संस्थाएं स्थानीय स्तर पर बच्चों की शिक्षा की देखरेख करती हैं और शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे स्थानीय निकायों के महत्व। अब हम इसमें एक एक करके सारे महत्व देखेंगे। पहले हम देखेंगे स्थानीय निकायों का महत्व क्या होता है। तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं पंचायती राज संस्थाओं का स्थानीय निकायों के रूप में एक महत्वपूर्ण जो होता है वो योगदान होता है। किस तरह से? पहला आप इसमें लिख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा का प्रसार, यानी जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं ये प्राथमिक शिक्षा जो होती है उसका प्रचार करते हैं और जो माता पिता होते हैं उनको शिक्षा का महत्व समझाने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं स्कूलों का प्रबंधन, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था होती है वो स्कूलों का प्रबंधन करती है। जो भवन हो गए, शौचालय हो गए, पीने का पानी हो गया, ऐसी सुविधा प्रदान करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षक नियुक्ति और उपस्थिति, यानी जो टीचर्स होते हैं उनकी नियुक्ति करने का और उनकी जो उपस्थिति है उनको करने का कार्य पंचायती राज व्यवस्था करती है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं मिड डे मील योजना का कार्यान्वयन, यानी जो मिड डे मील योजना होती है जो कि बच्चों को स्कूलों में खाना देने वाली योजना होती है उसका कार्यान्वयन किया जाता है, ताकि पंचायती राज स्वास्थ्य योजनाएं जो होती हैं वो सही तरीके से चल सकें और बच्चों को शिक्षा दी जा सके। अब हम देखेंगे पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका की आलोचनात्मक समीक्षा, यानी जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं उनकी आलोचनात्मक जो समीक्षा की जाती है उसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं हालांकि पंचायती राज संस्थाएं की शिक्षा में भूमिका अत्यंत अहम है, परंतु कुछ चुनौतियां भी हैं। अब देखिए हमने देखी इसकी जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें आप पहला लिख सकते हैं वित्तीय सीमाएं। पंचायती राज संस्थाओं के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होते, जिसकी वजह से इनकी जो भूमिका है वो रह जाती है और जो इनके आधारभूत ढांचे हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अधिकारों की सीमाएं, यानी पंचायती राज व्यवस्थाओं के पास इतने अधिकार नहीं होते, कुछ सीमाओं में अधिकार होते हैं जिसकी वजह से ये पूरी स्वतंत्र नहीं हो पाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं अधिकारी और नेताओं की उदासीनताएं, यानी कई बार पंचायत के सदस्य शिक्षा के प्रति उदासीन रहते हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। प्राथमिकता अन्य विकास कार्यों पर होती है और शिक्षा के मुद्दे कई बार उपेक्षित हो जाते हैं। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था में नेता होते हैं वो कभी कभी जो शिक्षा के मुद्दे होते हैं उन पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से जो शिक्षा होती है उसमें गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं जन जागरूकता की कमी, यानी पंचायती जो
क्षेत्र होते हैं या ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं उनमें जन जागरूकता की कमी होती है और लोग जो होते हैं वो कौशल नहीं होते या फिर उनके पास इतना कौशल नहीं होता कि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाए। जन जागरूकता की कमी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं पंचायती राज संस्थाएं स्कूली स्तर पर शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि इन्हें बेहतर संसाधन, अधिकार और जन जागरूकता की आवश्यकता है ताकि वह शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत प्रभावी योगदान दे सके। सरकारी और सामाजिक सहयोग से ही इन संस्थाओं की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है, जिससे ग्रामीण शिक्षा प्रणाली में ये सुधार हो सके। यानी देखिए ये सारी चीज़ें आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं ताकि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर भी शिक्षा पहुँचाई जा सके। इसीलिए जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो है स्कूल शिक्षा के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों के दृष्टिकोणों और शैक्षिक हितार्थ पर चर्चा कीजिए। यानी इसमें आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो विचार थे उनके ऊपर चर्चा करनी है, जो शिक्षा को लेकर उनके विचार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका शिक्षा के अधिकारों के कार्यान्वयन के संबंध में आने वाले मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। यानी शिक्षा के कार्यान्वयन में जो मुद्दे हैं या फिर जो चुनौतियां पैदा होती हैं उनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको बताना है समकालीन भारत में संवैधानिक मूल्यों के महत्व और शिक्षा के लिए उनकी प्रासंगिकता की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। यानी जो समकालीन भारत है उसकी जो संवैधानिक मूल्य हैं और जो भी हमारी शिक्षा है उसके बारे में आपको यहाँ बताना है डिटेल में। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं कि आप इनको कैसे देख सकते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 4 है वो है स्कूली शिक्षा के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों के दृष्टिकोणों पर हमें निहितार्थ चर्चा करनी है। यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो विचार थे हमें उसके बारे में बताना है शिक्षा को लेकर। तो आप इसके परिचय में लिख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय साहित्य के महान कवि और दार्शनिक ने शिक्षा को जीवन के विकास के लिए एक साधन बताया है। यानी इनका मानना था कि जो शिक्षा है वो जीवन के विकास के लिए एक साधन है। उनके विचारों में शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबों का ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक विकास करना है। टैगोर का मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आत्मा को मुक्त करे और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करे। यानी इनका मानना था कि व्यक्ति को सिर्फ किताबों का ज्ञान ही ना हो बल्कि उसके व्यक्तित्व का भी ज्ञान हो और जो शिक्षा है वो व्यक्ति के जीवन को आसान बनाने का कार्य करे, उसे प्रकृति से जोड़े। एक्चुअल में वही शिक्षा है, इनका यह मानना था। ठीक है, इनके शैक्षिक दृष्टिकोणों में बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए कला, संगीत, साहित्य और प्रकृति से शिक्षा का मिश्रण आवश्यक है। यानी इनमें इनका मानना था कि अगर हम शिक्षा हासिल कर रहे हैं तो उसमें हमें कला, संगीत, साहित्य और प्रकृति का जो मिश्रण है वो आवश्यक है। आपने भी देखा होगा स्कूलों में भी जो कला होती है, जैसे कि एनुअल डे पे जो डांस वगैरह हो गया, संगीत वगैरह हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी शिक्षा में लाई गई हैं, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों से ही लाई गई हैं। क्योंकि एक शिक्षा जब ही संपूर्ण होती है जब उसमें संगीत और कला और साहित्य ये सारी ही चीज़ों का मिश्रण हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे शिक्षा के प्रति टैगोर का दृष्टिकोण कि शिक्षा के प्रति टैगोर जी का क्या दृष्टिकोण था। टैगोर का मानना था कि शिक्षा बच्चों के लिए एक स्वतंत्र, आनंदीय और रचनात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसके दृष्टिकोणों में कुछ प्रमुख विचार हैं। यानी इनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा जो है वो रचनात्मक होनी चाहिए, आनंद वाली होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो ईजिली शिक्षा ले सके। अब इनके दृष्टिकोणों में कुछ विचार थे, जिसमें पहला आप लिख सकते हैं स्वतंत्रता और संरचनात्मकता। टैगोर ने बच्चों को उनकी स्वतंत्रता देने पर जोर दिया ताकि वह खुद से सीख सकें और संरचनात्मकता को विकसित कर सकें। वह मानते थे कि शिक्षा में अनुसंधान जरूरी है। यानी इनका मानना था कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए ताकि वो खुद से सीख पाएं और रचनात्मक कर सकें, यानी रचना कर सकें, ताकि जो उनके अनुसंधान है वो बन सके। इसीलिए ये शिक्षा को हमेशा मुक्त रखना चाहते थे। ठीक है, लेकिन यह ऐसा होना चाहिए कि बच्चे खुद से अनुशासित हो, ना कि बाहरी दबाव से। यानी बच्चों को जो अनुशासित होना चाहिए, बच्चों में जो बिहेवियर, जो अच्छा वाला बिहेवियर होता है कि हाँ अनुशासित रूप से रहना है, वो बच्चों में खुद आना चाहिए। ऐसा नहीं है उनके ऊपर दबाव डालना चाहिए कि अगर आप अच्छे से बिहेव नहीं करोगे तो आपको मार पड़ेगी या आपकी टीचर्स आपको मारेंगी। नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनमें खुद स्वतंत्र रूप से ये भावना पैदा करवानी चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रकृति से जुड़ाव। टैगोर का शिक्षा का दृष्टिकोण प्रकृति से निकटता पर आधारित था। वह मानते थे कि बच्चों को प्रकृति के साथ शिक्षित करना उन्हें जीवन की गहरी समझ और संतुलन सिखा सकता है। यानी इनका मानना था कि बच्चे जो होते हैं उन्हें हमें प्रकृति से जोड़ना चाहिए, उन्हें प्रकृति से जोड़कर शिक्षा देनी चाहिए ताकि जो उनके जीवन है उनमें गहनता और संतुलन बन सके। इसके लिए उन्हें अपने स्कूली शांति निकेतन में कक्षाओं को खुली जगहों में स्थापित किया ताकि बच्चे प्रकृति के साथ घुल मिल सके। और इसी के कारण इनका जो स्कूल था शांति निकेतन, जिसकी स्थापना इन्होंने की थी, उसे प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए जो कक्षाएं होती थी वो हमेशा खुले में की जाती थी ताकि जो बच्चे हैं वो प्रकृति से जुड़ाव महसूस कर सकें। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संपूर्ण व्यक्तित्व का व्यवहार। संपूर्ण व्यक्तित्व का व्यवहार भी टैगोर ने शिक्षा के अंतर्गत रखा। किस तरह से? टैगोर की शिक्षा पद्धति केवल अकादमिक विषय पर आधारित नहीं थी बल्कि इसमें कला, संगीत, नृत्य, साहित्य और सामाजिक सेवा भी शामिल थी। उनका मानना था कि बच्चों का संपूर्ण विकास हो जिससे उनकी भावनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक समझ भी विकसित हो। यानी इनका जो मानना था वो सिर्फ जो हमारी बुक्स होती हैं उनका ज्ञान ही नहीं कि बस बुक्सों का ज्ञान दे दो, इनका ये मानना नहीं था। इनका मानना था कि कला, संगीत और जो नृत्य है, साहित्य है और समाजस्व है, उन सभी का ज्ञान देना और बच्चों को किस तरह से भविष्य में भावनात्मक और सामाजिक और सांस्कृतिक व्यक्ति बन सकता है उस पर ध्यान देना। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सहजता और प्राकृतिक समृद्धि। टैगोर ने शिक्षा को बच्चों की सहज प्रकृति और संभावित जिज्ञासा के अनुकूल बनाने पर जोर दिया। उनका मानना था कि बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं, उन्हें केवल सही दिशा की आवश्यकता है। यानी इनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं और उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सही दिशा की आवश्यकता है ताकि बच्चे जो हैं वो फ्यूचर में सही दिशा प्राप्त कर पाएं। अब इसमें देखेंगे टैगोर के दृष्टिकोणों के शैक्षिक निहितार्थ। यानी टैगोर जी के जो शैक्षिक दृष्टिकोण के निहितार्थ थे, अब हम उनके पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों का प्रभाव शिक्षा पद्धति पर गहरा पड़ा। उनके विचारों के कुछ प्रमुख निहितार्थ निम्नलिखित हैं। यानी जो टैगोर जी थे उनके जो विचार थे उनका हम शिक्षा पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव देख सकते हैं। किस तरह से? पहला आप लिख सकते हैं प्रयोगात्मक शिक्षा। टैगोर ने प्रयोगात्मक शिक्षा का समर्थन किया जिससे बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से सीखने का अवसर मिले। आज के समय में टैगोर के इस दृष्टिकोणों को हेड्स ऑन और प्रोजेक्टर बेस्ड शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में देखा जा सकता है जो बच्चों को जिज्ञासा को बढ़ावा देते हैं। यानी इनका मानना था कि बच्चों को सिखाने के लिए हमें डेमो देने की ज़रूरत है, जैसे कि अभी हम प्रोजेक्टर के माध्यम से देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में जो जिज्ञासा है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा रचनात्मक शिक्षा। टैगोर के विचारों के अनुसार शिक्षा में कला, संगीत और नृत्य को शामिल करना चाहिए जिसका उद्देश्य बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। यानी जो टैगोर जी थे इनका मानना था कि जो शिक्षा है उसमें हमें कला को, संगीत को और नृत्य को भी शामिल करना चाहिए ताकि जो बच्चे होते हैं उनकी रचनात्मकता को बढ़ाया जा सके, उनकी सोच को अच्छा किया जा सके ताकि वे जीवन की सुंदरता को समझ सकें और संवेदनशील हो सकें। और जब हम नृत्य, संगीत और जो हमारी ऐसी कला की चीज़ें होती हैं उनको जोड़ते हैं तो व्यक्ति जो होता है वो अपनी सुंदरता जो संवेदनशीलता है उसको बढ़ा पाता है। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्वतंत्रता का महत्व। टैगोर की शिक्षा में स्वतंत्रता के विचारों ने आज की छात्र केंद्र शिक्षा को प्रेरित किया। उनकी सोच ये थी कि शिक्षा बच्चों को मार्गदर्शन करे लेकिन उन पर नियंत्रण न करे। यह दृष्टिकोण छात्रों के आत्मविश्वास, स्वयं निर्भरता को विकसित करती है। यानी इनका मानना था कि जो शिक्षा होती है उसे बच्चे पढ़ें तो, लेकिन उससे वो नियंत्रण ना कर पाए। यानी शिक्षा को बच्चे नियंत्रण करें पर शिक्षा जो है वो बच्चों को नियंत्रण ना कर पाए। इस तरह से हमें शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक और नैतिक शिक्षा। टैगोर के शैक्षिक दृष्टिकोणों में केवल अकादमिक ज्ञान नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक शिक्षा भी शामिल थी। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से बच्चे में समाज के प्रति संवेदनशीलता, सहयोग और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सकती है। इसीलिए हमें बच्चों को प्रकृति से जुड़ी शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रकृति शिक्षा पद्धति। टैगोर का मानना था कि शिक्षा केवल स्कूलों की चारदीवारी तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उनके अनुसार के वातावरण में शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बच्चों में प्रकृति, सौंदर्य और पर्यावरण के प्रति
प्रेम और जिम्मेदारी विकसित हो सके, यह विचार आज की प्राकृतिक शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा के अनुरूप है। यानी इनका मानना था कि जो शिक्षा है वो हमें कमरों में बैठ के चार दीवारियों के अंदर नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि वातावरण से मौजूद वातावरण में घुल मिलकर, ये कहें जो पर्यावरण है उसके आसपास बैठकर दी जानी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उनमें पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी और जो प्रेम भावना है वो उत्पन्न हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर शैक्षिक विचार भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। उन्होंने शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जो बच्चों की संपूर्णता को विकसित करती है और उन्हें स्वतंत्रता के साथ सीखने का अवसर देती है। टैगोर का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं, बल्कि बच्चों को आत्मनिर्भर, संवेदनशील और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाना है। जैसे कि अभी हमने देखा कि उनका जो मानना था वो सिर्फ बच्चों को शिक्षित करना नहीं, बल्कि समाज में संवेदनशील और आत्मनिर्भर और जिम्मेदार व्यक्ति भी बनाना है। उनके विचारों का आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव है, जहां छात्र केंद्रीय और प्रयोगात्मक शिक्षा जैसी पद्धति अपनाई जा रही है। टैगोर के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और शिक्षा के क्षेत्र में नए दृष्टिकोणों को विकसित करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यानी आज भी हम टैगोर जी के जो विचार हैं उन्हें सिद्ध होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जो बच्चे हैं उन्हें प्रयोगात्मक शिक्षा देनी चाहिए, जो कि हम प्रोजेक्टरों के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कह रहा है शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन के संबंध में आने वाले मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करें। यानी शिक्षा के जो अधिकार हैं या ये कहें कार्यान्वयन है, उनमें जो आने वाले मुद्दे और चुनौतियां हैं उनके ऊपर हमें डिटेल में बताना है, उनके ऊपर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। क्या आप परिचय में क्या लिख सकते हैं? परिचय में आप लिख सकते हैं शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन, RTI का उद्देश्य देश के सभी बच्चों को एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। 2009 में एक अधिकार अधिनियम लागू किया गया था जो कि शिक्षा के लिए था, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। यह कदम भारत में शैक्षिक असमानताओं को कम करने और बाल मजदूरी को समाप्त करने और सभी बच्चों को सर्वांगीण विकास की ओर एक महत्वपूर्ण प्रयास था। हालांकि इस अधिनियम के कार्यान्वयन में कई मुद्दे और चुनौतियां भी सामने आई हैं जो इस लक्ष्य को पूरा करने में आसार करने में बाधा उत्पन्न करती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये जो है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है शिक्षा के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी इसने बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है। अब हम धीरे धीरे उन मुद्दों और उन चुनौतियों के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए वीडियो है, लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई आपके सिस्टर वगैरह या ब्रदर वगैरह सेमेस्टर 1 में है तो आप ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सेमेस्टर 1 में भी सेम सब्जेक्ट सेम बुक है। यानी आपके सेमेस्टर 1 की जो NEP वाली बुक है वो भी सेम है। तो अगर आप चाहें, अगर आपका छोटा भाई बहन या फिर आपके फ्रेंड्स सेमेस्टर 1 में हैं तो आप मेरी वीडियो को उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब हम देखेंगे इनकी चुनौतियों को। संसाधन की कमी, पहली चुनौती यही आती है। RTI अधिनियम का कार्यान्वयन करने के लिए वित्तीय और भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, परंतु कई राज्यों में संसाधनों की कमी होती है। इसका असर निम्न प्रकार से पड़ता है। अब हम देखेंगे संसाधनों की कमी जो होती है उसका असर जो होता है वो किस तरह से पड़ता है। तो पहले हम देखेंगे बुनियादी सुविधाओं की कमी। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में भवन, शौचालय, पेयजल और खेल के मैदान जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इन सुविधाओं की कमी से बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है और उन्हें स्कूल में टिके रखना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, बुनियादी ही सुविधा नहीं होती तो जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो भी स्कूल में नहीं रह पाते या वो नहीं टिक पाते। वो जो अपना एडमिशन है वो कटवा लेते हैं या फिर ये कहें स्कूल आना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट आप चुनौती लिख सकते हैं शिक्षकों की कमी। स्कूल में शिक्षकों की संख्या आवश्यकता अनुसार नहीं होती। शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों में भीड़ बढ़ जाती है, इससे पढ़ाई की गुणवत्ता में गिरावट आती है। इसके अलावा प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी भी एक बड़ी चुनौती है, जिससे बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है। यानी जो
जो टीचर्स होते हैं उनकी भी कमी एक बहुत महत्वपूर्ण या ये कहें बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि अगर टीचर्स ही नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो ये ग्रामीण या दूर दराज के क्षेत्रों में देखी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। जो नेक्स्ट हमारा है वो है गुणवत्ता की समस्याएं। गुणवत्ता की समस्याएं किस तरह से आरटीआई अधिनियम के तहत शिक्षा की अनिवार्यता को सुनिश्चित की गई है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में अभी भी कई चुनौतियां हैं। यानी इन्होंने आरटीआई ने शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको सुनिश्चित तो किया है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारी चुनौतियां देखी जा सकती हैं। इसके अंतर्गत पहली चुनौती आप लिख सकते हैं अकादमिक प्रदर्शन का स्तर। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर अपेक्षाकृत कम है, जिससे बच्चों की अकादमिक प्रदर्शन प्रभावित होता है। इस कारण कई छात्र उच्च शिक्षा या रोजगार में बेहतर अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। यानी देखिए, जो अकादमिक प्रदर्शन होता है उसमें जो सरकारी स्कूल वाले बच्चे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जो उनकी एजुकेशन होती है वो इतनी अच्छी नहीं रह पाती, और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं वो आगे निकल जाते हैं और उन्हें उच्च शिक्षा या रोजगार के जो अवसर होते हैं वो सही से नहीं मिल पाते। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रशिक्षण की कमी। शिक्षकों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कमी है, जिसके कारण वह नवीनतम शिक्षक तकनीकों का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। यानी जो टीचर्स हैं उनका भी जो प्रशिक्षण है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, उन्हें सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जिसकी वजह से जो नई नई तकनीक है या नई नई जो शिक्षा है उसका यूज़ करना टीचर्स को भी नहीं आता। अब जब टीचर्स को नहीं आएगा तो वो बच्चों को क्या ही बताएंगे। ठीक है, इस कमी का प्रभाव बच्चों की समझ और उनके शिक्षा के स्तर पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से जब टीचर्स को नहीं आता तो वो बच्चे भी नहीं सीख पाते। नेक्स्ट आप हम देखेंगे भाषा का मुद्दा। भारत में विभिन्न भाषा बोली जाती हैं, लेकिन कई बार शिक्षा का माध्यम बच्चों की मातृभाषा में नहीं आता, जिससे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, खासकर उन बच्चों के लिए जो आदिवासी या ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं। यानी देखिए, जो शिक्षा का माध्यम है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो भारत है उसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारा भारत बहुभाषीय देश है, जिसके अंतर्गत अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अब हर भाषा में शिक्षा देना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो कुछ जो ऐसे बच्चे होते हैं या जो आदिवासी या ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे होते हैं जिनकी जो शिक्षा है वो उस भाषा में नहीं दी पाती, तो जिसकी वजह से उनकी जो शिक्षा है वो प्रभावित होती है और बच्चे सही से अपनी जो शिक्षा है उसको ग्रहण नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक आर्थिक चुनौतियां। किस तरह से, चलिए देखते हैं। भारत में सामाजिक आर्थिक असमानताएं भी शिक्षा के अधिकारों के कार्यान्वयन में ये बड़ी बाधा हैं। किस तरह से अब ये सामाजिक और आर्थिक असमानताओं जो है वो बाधाएं बनती हैं, तो पहला आप लिख सकते हैं गरीबी और बाल श्रम। कई परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जिसके कारण बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और बाल श्रम में लग जाते हैं। माता पिता की आय कम होने के कारण वह बच्चों को शिक्षा दिलाने के बजाय उनसे काम करवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यानी जो गरीबी है वो भी शिक्षा जो होती है उसको रोकने का कार्य करती है। इस तरह से अगर माता पिता की जो इनकम है वो इतनी नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा पाएं, तो वो मजबूरन अपने बच्चों को भी काम में लगा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चों की शिक्षा होती है वो रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं बालिकाओं की शिक्षाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा को अभी भी प्राथमिकता नहीं दी जाती। सामाजिक मान्यताओं और पारिवारिक दबाव के कारण कई बालिकाओं को शिक्षा पूरी करने के लिए अवसर नहीं मिलते। यानी आपने भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे, खासकर ग्रामीणों में, कि जो बालिकाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनकी जो शिक्षा होती है उसको तो प्राथमिकता दी ही नहीं जाती, और ऐसे बहुत सारे कारण लड़कियों के सामने पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं। अगर आपने भी अपने आस पड़ोस में देखा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो अपनी जिम्मेदारियों के या समाज के या परिवार के चलते जो अपनी एजुकेशन है वो कंप्लीट नहीं कर पाती या एजुकेशन ले ही नहीं पाती। ठीक है, चलिए देखेंगे कौन कौन ऐसा है जो अपने आस पड़ोस में ध्यान रखता है कि हाँ कौन कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता, जिससे आपकी सजगता में भी वृद्धि होगी। चलिए देखेंगे अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक भेदभाव। जातिगत, धर्म और आर्थिक भेदभाव के कारण कई बच्चे स्कूलों में भेदभाव का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास घटता है और वह स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। यानी हम जातिगत और जो धर्म है और आर्थिक भेदभाव देख सकते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं स्कूल छोड़ने में, क्योंकि उनके साथ जातिगत या धर्म या फिर आर्थिक भेदभाव किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं प्रशासनिक और कानूनी चुनौतियां। किस तरह से शिक्षा के अधिकारों के कार्यान्वयन में प्रशासनिक और कानूनी समस्याएं भी प्रमुख भूमिका निभाती हैं। अब ये किस तरह से भूमिका निभाती हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं नीति और कार्यान्वयन में असंगति
यानी आरटीआई अधिनियम की नीतियां और उनके कार्यान्वयन में असंगति है। स्थानीय स्तर पर नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाता, जिसके कारण अधिनियम के लाभ सभी बच्चों तक नहीं मिल पाते या नहीं पहुंच पाते। यानी जो सरकार द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं, कानून बनाई जाती हैं, वो सही ढंग से नहीं बनाई जाती या सही ढंग से उनको लागू नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उसका जो लाभ है वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाता, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों तक। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा की निगरानी का अभाव। कई स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की उपस्थिति की निगरानी कई उच्च प्रबंधन नहीं होता। इस अधिनियम के उद्देश्यों को साकार करने की मुश्किल होती है। यानी देखिए, जो शिक्षा होती है और जो उनकी रेगुलरिटी होती है, उन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। बच्चे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उनके अटेंडेंस पे, या फिर जो टीचर्स हैं वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। स्कूल में आओ या नहीं जाओ, कोई ऐसी जो शिक्षा की निगरानी है वो नहीं देखी जा सकती। आप इसके एग्जाम्पल में बिहार भी लिख सकते हैं, क्योंकि बिहार की जो एजुकेशन दर है वो बहुत कम है, और बिहार में मोस्टली जो स्कूल होते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्कूल होते हैं, उनमें ऐसा ही होता है। टीचर्स भी कभी जाते हैं कभी नहीं जाते, और स्कूल बच्चे भी ऐसे ही हैं, आते हैं नहीं आते, ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल में मिनिमम 50 बच्चे तो एक क्लास में होते ही हैं, लेकिन अगर हम ग्रामीणों की बात करें तो वहाँ 20 बच्चे भी होना बहुत बड़ी बात होती है, कि हाँ चलो 20 बच्चे हैं, देखिए हाफ भी नहीं हो पाते। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे निजी स्कूलों में दाखिले की समस्याएं। आरटीआई अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है, लेकिन कई निजी स्कूल इस नियम का पालन नहीं करते हैं, जो या बच्चों का दाखिला लेने में नकार करते हैं। यानी देखिए, जो आरटीआई है वो हमें ये अधिकार देता है कि जो निजी स्कूल हैं उसमें जो वंचित वर्ग हैं या फिर जो कमजोर वर्ग हैं या ऐसे लोग हैं जो अमीर नहीं हैं, उन्हें 25% सीटें मिलती हैं, ताकि वो निजी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकें। लेकिन बहुत सारे ऐसे निजी स्कूल होते हैं जो एडमिशन नहीं लेते, उस चीज़ से नकारते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, इससे आरटीआई का उल्लंघन होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कोविड-19 और डिजिटल शिक्षा की चुनौतियाँ। अब किस तरह से कोविड-19 और डिजिटल शिक्षा की चुनौतियां आ रही हैं, चलिए इसको देखते हैं। कोविड-19 महामारी के बाद शिक्षा का डिजिटलीकरण बढ़ गया है, लेकिन इसके चलते कई बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए। अब देखिए, जो कोविड-19 है उसके बाद में मोस्टली जो चीज़ें हैं, या हम ये कहें जो हमारी शिक्षा है वो डिजिटल हो गई है। आप भी तो डिजिटल पढ़ रहे हैं, पर आपने देखा होगा जो कोविड-19 था उससे पहले जो शिक्षा थी वो इतनी डिजिटल नहीं थी, बट अब बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो वंचित हो गए हैं शिक्षा से। किस तरह से, चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं डिजिटल संसाधनों की कमी। ग्रामीण और गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के पास डिजिटल कंप्यूटर या स्मार्टफोन जैसी सुविधाओं की कमी होती है, जिसके कारण अन्य ऑनलाइन शिक्षा का लाभ नहीं ले पाते। अब देखिए, आपके पास फोन है या लैपटॉप है या इंटरनेट है, आप इसके माध्यम से मेरी वीडियोस देख पा रहे हैं और अपनी शिक्षा ले पा रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या, जो गरीब हैं, जो ग्रामीण हैं, जिनके पास फोन लेने के पैसे ही नहीं है, अब बताइए वो क्या मेरी जो ये वीडियोस हैं वो देख पाएंगे? तो आपका भी आंसर होगा नहीं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आप लिख सकते हैं शिक्षा में असमानताएं। डिजिटल शिक्षा के कारण सामाजिक आर्थिक असमानताएं और अधिक बढ़ गई हैं। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के पास डिजिटल संसाधनों का अभाव है, जिससे उनकी शिक्षा बाधित होती है। यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके पास डिजिटल संसाधन नहीं होते, जिसकी वजह से उनकी जो शिक्षा है वो बाधित हो जाती है। अब देखिए, आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या ऐसा कोई और भी रास्ता है जिससे हम जो गरीब बच्चे हैं उनको एजुकेट कर सके, उन तक शिक्षा पहुंचा सके? हाँ, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ओके, कि वो कौन सा रास्ता हो सकता है जिससे सभी बच्चों को शिक्षा दी जा सके और वो इतनी महंगी भी ना हो, मतलब सस्ती हो, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो भी ले पाएं और आगे बढ़ पाएं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको अपने माइंड से बताना है कि आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, बट आपको एक इंसानियत के नाते इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष, क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं शिक्षा के अधिकारों के क्रियान्वयन में आने वाली इन चुनौतियों का समाधान खोजा जाना आवश्यक है, ताकि हर बच्चे को उसके योग्य और
योग्य और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं। यानी देखिए, हमने अभी तक जितनी भी चुनौतियां देखी, अब उनका समाधान होना भी आवश्यक है ताकि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। अब इसी समाधान के लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब वो कौन कौन से कदम हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला आप लिख सकते हैं प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति और बुनियादी सुविधाओं का विकास। यानी जो टीचर्स पढ़े लिखे होते हैं उनकी नियुक्ति और जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं उनका विकास होना। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही स्कूलों में आधारभूत संरचना का विकास भी होना चाहिए ताकि जो बच्चों की बुनियादी सुविधा हैं वो उन्हें प्राप्त हो सके और उनका जो दिलचस्पी है वो बढ़ सके शिक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक जागरूकता बढ़ाना। अब किस तरह से सामाजिक जागरूकता बढ़ाना, समाज में शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि माता पिता बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सके। यानी हमारा जो समाज है उसमें शिक्षा क्यों इम्पोर्टेंट है, इस बारे में हमें बात करनी चाहिए। ऐसे जो अभियान है वो चलाने चाहिए ताकि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित हो सकें और उन्हें भी पता चल सके कि जो शिक्षा है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर माता पिता को पता ही नहीं होगा शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है तो वो क्यों देंगे अपने बच्चों को शिक्षा। तो हमें ये बताना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं डिजिटल शिक्षा के संसाधनों का विकास। डिजिटल शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। यानी जो डिजिटल चीजें होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए। इंटरनेट और जो उपकरण है वो उपलब्ध करानी चाहिए ताकि सभी लोग जो है वो शिक्षा ग्रहण कर पाएं। आई होप आपको अभी तक ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं प्रभावी निगरानी और निरीक्षण। शिक्षा के अधिकारों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए प्रभावी तंत्र का विकास किया जाना चाहिए ताकि नीतियों का सही रूप से क्रियान्वयन हो सके। यानी हमें एक ऐसा तंत्र बनाना चाहिए सभी लोग अपने जो कार्य है उसको जिम्मेदारी से निभाएं और जो वो भी नीतियां हैं, जो भी कार्य करे जा रहे हैं वो जिम्मेदारी से निभाए जा सके। ठीक है, इस प्रकार शिक्षा के अधिकारों का उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब हम इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान निकाल सकेंगे जिससे हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी जो समाज के विकास और समानता की दिशा में एक सशक्त कदम साबित होगा। आई होप आपको अभी तक ये सारा ही निष्कर्ष अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है समकालीन भारत में संवैधानिक मूल्यों के महत्व और शिक्षा के लिए उनकी प्रासंगिकता की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। यानी जो हमारा समकालीन भारत है, अभी का भारत है, उसमें संवैधानिक मूल्य के महत्व है उसके बारे में हमें बताना और शिक्षा के लिए उनकी प्रासंगिकता की आलोचनात्मक चर्चा करनी है। चलिए देख लेते हैं इसके परिचय में आप क्या लिख सकते हैं। इसके परिचय में आप लिख सकते हैं समकालीन भारत में संवैधानिक मूल्यों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि यह देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण संसाधन है। संवैधानिक मूल्य जैसे समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और न्याय भारतीय संविधान की नींव है और शिक्षा प्रणाली में इनका समावेश आवश्यक है ताकि विद्यार्थी इन मूल्यों को समझ सकें और इन्हें अपनी शिक्षा में उतार सके। यह विषय इस दृष्टिकोण से और भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा समाज में शांति, एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम देखेंगे समकालीन भारत में संवैधानिक मूल्यों का महत्व, कि जो समकालीन भारत है उसमें संवैधानिक मूल्यों का क्या महत्व है। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं संवैधानिक मूल्य न केवल कानूनी ढांचे का हिस्सा है बल्कि ये सामाजिक की संरचना और उसमें रहने वाले लोगों की मानसिकता को भी प्रभावित करते हैं या ये कहें आकार देते हैं, क्योंकि जो हमारे समाज में रहने वाले लोग हैं उनकी मानसिकता को बनाने का भी कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं समानता। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। यह मूल्य समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने का प्रयास करते हैं। शिक्षा में इस मूल्य को शामिल करने में सामाजिक असमानता और जातिगत भेदभाव को कम करने में मदद मिलती है ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, चाहे वो उसकी जाति के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो या किसी भी आधार पर हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो। ये हमारे अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 और 22 तक स्वतंत्रता के विभिन्न अधिकारों की बात की गई है। यह अधिकार हर व्यक्ति को अपनी सोच, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देते हैं। शिक्षा प्रणाली में स्वतंत्रता के मूल्यों समाहित कर
विद्यार्थी अपने राय और विचारों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, जिससे उनके रचनात्मक और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जैसे कि आप मेरी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे लगा, या फिर ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। तो आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, तो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग ज़रूर कीजिएगा एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे धर्मनिरपेक्षता। संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र घोषित किया है, जहां सभी धर्मों का समान सम्मान होता है। शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देकर छात्रों को सभी धर्मों का आदर करना सिखाया जाता है, जिससे सामाजिक सौंदर्य और एकता बनी रह सकती है। यानी जो शिक्षा होती है वो हमें धर्मनिरपेक्षता सिखाती है और सभी छात्रों को सभी धर्मों का सम्मान करना और आदर करना सिखाती है, जिससे समाज में एकता और जो हमारी शांति है वो बनी रहती है। अब हम देखेंगे न्याय किस तरह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संविधान के प्रमुख उद्देश्य हैं। शिक्षा में न्याय के मूल्य समाहित करके सभी छात्रों के लिए समान अवसरों की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे गरिमा और सामाजिक असमानताओं में कमी आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लोकतंत्र। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का सिद्धांत संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद में परिलक्षित होता है। शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को शामिल करना छात्रों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है और वह जिम्मेदार नागरिक के रूप में इस समाज में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसीलिए लोकतंत्र जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आगे चलेंगे। आगे है हमारा शिक्षा में संवैधानिक मूल्यों का प्रासंगिकता, यानी जो हमारी शिक्षा है उसमें संवैधानिक मूल्यों की क्या प्रासंगिकता है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। समकालीन भारत में संवैधानिक मूल्यों को शिक्षा के माध्यम से बढ़ावा देना आवश्यक है, क्योंकि यह देश की सामाजिक संरचना और विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं सामाजिक समरसता। शिक्षा में संवैधानिक मूल्यों का समावेश छात्रों को विभिन्न जातियों, धर्म और पृष्ठभूमियों के प्रति सहनशीलता सिखाती है। इसके एक ऐसी समाज का निर्माण करती है जो सामाजिक समरसता और एकता को बढ़ावा मिल सके, ताकि जो समाज है उसमें शांति और जो एकता है वो बढ़ाई जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे नैतिकता और नागरिकों का विकास किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। संवैधानिक मूल्यों से प्रेरित शिक्षा नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को विकसित करती है, जिससे विद्यार्थियों में अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हैं और बेहतर नागरिक बनने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संविधान के प्रति सम्मान। संवैधानिक मूल्यों का शैक्षणिक बच्चों में संविधान के प्रति आदर की भावना उत्पन्न करती है, जिससे वह इसका पालन करने के प्रति जागरूक रहते हैं और समाज में संवैधानिक निकायों का सम्मान करते हैं। यानी जो भी हमारे संविधान में लिखा है हम उस सभी का पालन करते हैं और उस सभी का सम्मान करते हैं। ये भी हमें शिक्षा के माध्यम से पढ़ाया और सिखाया जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं भेदभाव और असमानताओं को कम करना। यानी जो शिक्षा है वो हमारे भेदभाव और असमानताओं को कम करने का कार्य करती है, जो कि हमारी सामाजिक असमानताएं, जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानताओं को कम करने का प्रयास करती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान। यानी जो शिक्षा होती है वो हमारी स्वतंत्रता और जो हमारी अभिव्यक्ति का अधिकार होता है उसका सम्मान करती है और सभी व्यक्तियों को अपनी बात रखने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे संवैधानिक मूल्यों को शिक्षा में लागू करने में चुनौतियां। यानी जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उनको लागू करने में शिक्षा में क्या क्या चुनौतियां आती हैं, अब हम उन चुनौतियों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं संवैधानिक मूल्यों का शिक्षा में पूरी तरह से समावेशी करना चुनौतीपूर्ण है, जिसमें कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। यानी अगर हम ये कहें संवैधानिक मूल्यों को पूरी तरीके से हम शिक्षा में शामिल कर लें तो ये पॉसिबल होना थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें बहुत सारी चुनौतियां आ जाती हैं। अब वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, चलिए अब हम उनको विस्तार से जान लेते हैं। पहली चुनौती आप लिख सकते हैं सामाजिक असमानता और भेदभाव। भारत में जातिगत, धार्मिक और आर्थिक असमानताएं अभी भी प्रमुख मुद्दे हैं। इन मुद्दों के कारण संवैधानिक मूल्यों को शिक्षा में समाहित करना कठिन हो जाता है। समाज में व्याप्त भेदभाव की वजह से विद्यालयों में भी असमानताएं देखने को मिलती हैं। ये भी आपका एक भेदभाव देखा जा सकता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा प्रणाली में सुधार की कमी। भारत में शिक्षा प्रणाली में अधिकतर स्कूलों और विश्वविद्यालयों में संवैधानिक मूल्यों समावेश सीमित है। इसके कारण विद्यार्थियों में संवैधानिक चेतना का अभाव रहता है और वह इन मूल्यों का
महत्व नहीं समझ पाते। यानी ऐसे मूल्य बहुत सारे हैं जिसकी वजह से जो विद्यालय हैं या विश्वविद्यालय हैं उनमें हम इनकी चुनौतियां या फिर इनकी जो प्रणाली है उसकी कमी देख सकते हैं, जिसकी वजह से इनको सही तरीके से पालन नहीं किया जा सकता, जो कि ये भी एक चुनौती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण। कई शिक्षकों को संवैधानिक मूल्यों और उनके महत्व की पर्याप्त जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से वो जो है वो संवैधानिक मूल्यों को समझ नहीं पाते हैं और शिक्षकों को भी सही तरीके से दिशा नहीं दिखा पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक भेदभाव। यानी संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता के बावजूद भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं के कारण विभिन्न प्रकार के भेदभाव को देखा जा सकता है और मतभेद भी इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसकी वजह से स्कूलों में संवैधानिक जो मूल्य होते हैं उनका पालन सही तरीके से नहीं किया जाता। ये भी एक चुनौती। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं राजनीतिक हस्तक्षेप। कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भी शिक्षा में संवैधानिक मूल्यों को समाहित करने में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। संवैधानिक मूल्यों को शिक्षा में लागू करने के लिए राजनीतिक समर्थन और स्थिरता आवश्यक है। यानी अगर हम किसी भी संवैधानिक मूल्यों को लागू करना चाहते हैं तो उसमें राजनीतिक समर्थन का आवश्यक होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो बिगड़ जाती हैं। आई होप आपको ये पूरा ही क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? चलिए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। संविधान के मूल्यों का शिक्षा में समावेश करना समय की मांग है, क्योंकि यह एक जागरूक, समतावादी और न्यायपूर्वक समाज का निर्माण करती है। हालांकि इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियां हैं, लेकिन यदि इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो यह भारत में युवा को नैतिक, सहिष्णु और जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायक करेगा। यानी देखिए ये जो है ये हमारी समय की मांग है कि हाँ अब हमें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। लेकिन अगर हमने इसको पालन कर लिया और इसे लागू कर लिया तो जो हमारे युवा हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है या हम लोग हैं, हम लोगों में ये नैतिक, सहिष्णुता और एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए मददगार होगा। इसके लिए सरकार को शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। शिक्षकों को संवैधानिक मूल्यों का प्रशिक्षण देना चाहिए। यानी जो टीचर्स होते हैं उनको जो संविधान है उसका प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि टीचर्स भी समझ पाएं कि संविधान कितना इम्पोर्टेंट है और समाज में जागरूकता लानी चाहिए। और जो हमारा समाज है उसमें जागरूकता लानी चाहिए, ताकि जो हमारी शिक्षा है उसको बढ़ाया जा सके। शिक्षा के माध्यमों से संवैधानिक मूल्यों को प्रासंगिक कर हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां हर व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों का सम्मान करे और एक समृद्ध और एकीकृत राष्ट्र के विकास में योगदान दे। यानी अगर हम इन सभी का पालन करते हैं तो हम ऐसे समाज की स्थापना कर पाएंगे जहां हर व्यक्ति जो है वो अपने कर्तव्यों का सम्मान करेगा, समृद्ध करेगा, एकीकृत राष्ट्र के विकास में योगदान देगा। आई होप आपको ये निष्कर्ष भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ आपके जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे ही कंप्लीट हो जाते हैं। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है DU एजुकेशन क्लब। एंड अगर आप चाहें तो मेरी इंस्टाग्राम ID भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसका नाम भी DU एजुकेशन क्लब है। क्योंकि देखिए जो मेरी इंस्टाग्राम ID एंड टेलीग्राम ग्रुप है और मेरा यूट्यूब चैनल भी, तीनों ही एक ही नाम से हैं, ताकि आप लोगों को ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो और अलग अलग नाम से बनाने में फिर उन्हें याद करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो आपको एक ही नाम से मेरी तीनों ID मिल जाएंगी, यानी यूट्यूब चैनल की, इंस्टाग्राम ID की एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप। तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पिक्चर्स वगैरह होती हैं या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको वहाँ शेयर कर देती हूँ। एंड इस वीडियो को लाइक करना एंड आप मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं इससे रिलेटेड आप उन्हें देख सकते हैं, आपको वो स्क्रीन पर मिल जाएंगे और आप इजीली अपनी स्टडी कर सकते हैं। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।